मॉर्निंग। डॉक्टर पिंटू कुमार हियर्स। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज मैं आप लोग को केचुआ खाद वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यह जो लेक्चर है यह सिर्फ मेरे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि किसानों के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट है जो कृषि में खाद्य में प्रयोग करने के लिए। केचुआ खाद जो एक जैविक खाद को लेकर आज पूरी दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का जो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत से स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी डायबिटिक है, डिजीज है, जिसका प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, उस प्रभाव को हम लोग कम करने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खादों का प्रयोग करें। केचुआ खाद जिसको वर्मी कंपोस्टिंग कह रहे हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से अपने विद्यार्थियों या किसानों, कृषकों, जो खेती और मजदूर हैं, जो खेती में लगे हुए हैं, उनके लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कृपया आप इस वीडियोस को देखें और मैं जिस जैसे जैसे आपको इन बातों को रख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ खाद बनाने की विधि एवं इसकी उपयोगिता। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि केचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, को कृषि का कृषक मित्र कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं हमारे किसानों के मित्र जीव के बारे में, यानी कि केचुआ खाद के बारे में। केचुआ खाद क्या है, इसके पोषक मान क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या क्या है और किस प्रकार से ये रासायनिक जो उर्वरक है उससे कितना ज्यादा यह लाभदायक सिद्ध होता है। केचुआ का यह फिगर्स आपको फोटोज में दिखाया गया है, जिसके बारे में आप देखेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुआ खाद क्या है, परिचय में चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन, अर्थवॉर्म रेयरिंग कहा जाता है। केचुआ द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कल्चर कहलाती है। यह हर प्रकार के पेड़ पौधों, फल वृक्षों, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक, संपूर्ण और संतुलित आहार, इसको पोषण खाद है। ये पिक्चर्स में दिखाया गया है कैसे ये कहते हैं। ये केचुआ मिट्टी में रहते हैं और जैविक पदार्थों को खाते हैं, जैविक पदार्थों को खाते हैं। पाचन के बाद पचा हुआ पदार्थ इसके पाचन तंत्र से आगे बढ़ता है, जिसके कारण तैलीय पदार्थ का एक महीन परत पचे हुए पदार्थ के ऊपर जम जाती है। यह पदार्थ 2 महीने की अवधि के बाद अलग हो जाती है और फिर पौधे को पोषक तत्व की उपलब्धता होती रहती है। आपको इस फिगर से देखने को समय, वर्मी कंपोस्टिंग, द अर्थ यूटिलाइजेज द ऑर्गेनिक वेस्ट एज फीड मटेरियल्स। एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हो गया, वीड्स हो गया, एनिमल मेन्योर्स हो गया, जिसको खाद गोबर वगैरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, इसको वर्मी कंपोस्ट करने के बाद ये करता क्या, इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो सूक्ष्म जीवों है उनके एक्टिविटीज को बढ़ाता है, पौधों को ग्रोथ करता है, सप्रेसेस प्लांट डिजीज, जो डिजीजेज है प्लांट को उनको हटाते हैं, इनहांस वाटर रिटेंशन एंड एरिएशन। आगे हम लोग चर्चा करेंगे हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम्स का, जो फर्टिलाइजर्स है उसको। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इस प्रकार से इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। केचुआ अपने खाए गए भोजन का सिर्फ 2% ही पचा पाता है, बाकी जिसको 98% व्यर्थ मल के रूप में त्याग देता है। इस एक्सक्रिएटा, जिसको वेस्ट है, या मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और इस केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैविक खेती में केचुआ खाद बहुत महत्व है। केचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, जो मल निकालने की प्रक्रिया को उसको वर्मी कास्ट, वर्मी मैन्योर और क्वीन ऑफ द कंपोस्ट, है ना,
खाद का, उर्वरकों का रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द कंपोस्ट भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि केचुआ सिर्फ किसानों का मित्र नहीं है, वो मात्र 2% ही है जो वो खाता है, अपने पाचन कर पाता है, और शेष 80% वेस्ट के रूप में निकाल देता है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसको वर्मी कास्ट कहते हैं। और इस प्रकार से वो फर्टिलाइजर्स को लेकर आगे होता है। हम लोग बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट तथा पोषक तत्व। कैसे वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है, उसको किस प्रक्रिया के द्वारा, कैसे किस तरह का पोषण तत्व, जिसको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की बात करते हैं, उसकी क्या उपयोग होता है, कैसे होता है। वर्मी कंपोस्टिंग जैविक पदार्थ को केचुआ के मल, जिसको कास्टिंग कहते हैं, के बदलने की प्रक्रिया अर्थात केचुआ खाद उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यह केचुआ का मल मृदा की उर्वरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। केचुआ की खाद में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों का यह मत है कि केचुए की कास्टिंग मल में बहुत अच्छा वातावरण, जिसको एरिएशन कहते हैं, एरिएशन, हवा को, मतलब हवा वहां तक पहुंच पाना, और अंतरावकाश, जिसको पोरोसिटी फोरामेन है ना, अच्छी जल धारण करने की क्षमता तथा मृदा की संरचना में सुधार होता है। केचुए की खाद अपने भार से लगभग 9 गुना पानी सोख सकता है, जिससे प्लेंटी ऑफ वाटर, उस जब वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं किसी भी जगह खाद के रूप में, तो वहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको वहां पर हवा उसके साथ पहुंच जाता है, जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए बहुत उपयोगी है। उसके साथ साथ वहां पर एरेशन का वातावरण होता है, रंध्रावकाश रहता है, अच्छी तरह से जल धारण करने की क्षमता होती है। ये सब ऐसी पदार्थ हैं जो किसी भी वृक्ष को न सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है, किसी भी पौधे को बहुत, बल्कि उसके आवश्यक रूप से उन तत्वों को आगे बढ़ाने में भी बड़ा सहयोग होता है। इस प्रकार से देखें तो अब चलते हैं केचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक सामग्री होना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जगह 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 का एक अच्छा जगह का चुनाव होना चाहिए। हर जगह जहां ऐसे वैसे नहीं बनता है। टांका बनाना, जिसको वर्मी पेड या टंकी, जिसमें आप वर्मी कंपोस्टिंग होती है और वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। केचुए की उपयुक्त प्रजाति का भी चयन होना अति आवश्यक है। अब चलिए हम लोग बारी बारी से जो खाद बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। अब आते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए गाय का गोबर, खेत का व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ सब्जी, रसोई का व्यर्थ पदार्थ, उद्योग का व्यर्थ पदार्थ जो जैविक हो, फसलों के अवशेष, गिरी हुई पत्तियां, खेतों से निकले गए खरपतवार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से प्राप्त जैविक पदार्थ जो अपघट्य हो, इत्यादि को वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। इसलिए बच्चों, विद्यार्थियों, या जो भी हमारे किसान भाई हैं जो इस लेक्चर्स को, वीडियोस को समझ रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। हम आगे के फिगर्स में बताएंगे कि बहुत से ऐसे चीज हैं जो वो व्यर्थ रूप से अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयोग करते हैं तो वो उसका दुष्प्रभाव, है ना, केचुए पर पड़ता है, फिर वो वर्मी कंपोस्टिंग तैयार नहीं होता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जगह का चुनाव। वर्मी कंपोस्टिंग कहाँ होना चाहिए? केचुए खाद बनाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छाया हो तथा नमी और ठंडा हो। अगर वर्मी कंपोस्टिंग खुले स्थान पर करनी हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य की सीधे रोशनी ना पड़े और वर्षा से बचाव भी हो सके। इसके लिए खुले स्थान पर छप्पर का निर्माण करना चाहिए, जो आगे हम फिगर्स में बताएंगे। अब देखिए, टांका बनाने, जिसको पेड़ वर्मी बेड पेड़ या टंकी जिसको कहते हैं, इसके लिए सामान्यतः अक्सर सीमेंट के टांके की लंबाई जो बनाते हैं, किसी तरह का बना सकते हैं, आजकल आर्टिफिशियल्स भी है, चारों तरफ से बना हुआ है, एक बॉक्स टाइप का रहता है, हार्ड बायो वाटर रेसिस्टेंट वो होता है, उससे बने हुए होते हैं। और नहीं तो बहुत जगह पर जो लोग हैं कुछ टंकी टाइप का बनाते हैं जिसकी सामान्य लंबाई 10 फीट का हो,
चौड़ाई 4 फुट का हो और ऊंचाई 2 फुट तक का हो, जिसको मीटर में लोग 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और डेढ़ एक मी- अ, 1 मीटर चौड़ा हो सकता है, या हाफ से 1 पौन मीटर तक के लिए ऊंचाई हो सकता है। इसकी लंबाई को जगह या कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये तो एक सामान्य मैंने बनाया कि वर्मी पेट का साइज क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से कोई थोड़ा बहुत लंबाई को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरीके से उनको वो मटेरियल्स को तैयार करना है। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसे 10 फुट लंबा बनाते हैं। इन टंको जो वेड होता है, इन टंको के सतह फर्श को थोड़ी डाल डालकर डाल देना चाहिए, थोड़ा अतिरिक्त हो कि ज्यादातर पानी जमीन के नीचे न सोखे, इसलिए थोड़ा सा वो बना है, जिसमें अतिरिक्त पानी वर्मी कंपोस्ट की इकाई से नॉर्मल तरीके से रिलीज, और ये नहीं कि पूरा पानी ही सोख ले। इन टंग को वेट के बाजू में एक पक्का गड्ढा बना देना चाहिए, जिससे रिसा हुआ पानी एकत्रित किया जा सके। अब देखिए, इस फिगर्स में एक बनाया गया है साइज में, पिक्चर्स कहीं से लिया गया है, और उस पिक्चर में जो 4 फीट मान लीजिए 10 मीटर इतना, इसके हिसाब से ऊपर से छायादार बनाया गया है, हवा पानी के लिए चारों पट्टी से घिरा हुआ है सीमेंटेड, और इस साइज के हिसाब से लिखा 3 × 1 × 0.7 मीटर के वर्मी टंग की संरचना। जूट के बोरे ऊपर में रख दिया गया है, गोबर और हरे, ताकि धूप वगैरह ज्यादा ना लगे। सबसे नीचे भूसा भरा गया है ना, जिससे पानी ज्यादा नमी बना रहे, ज्यादा पानी नीचे का अत्यधिक हो तो सोखे, नहीं तो नमी बना रहे। हरे कचरे डाला गया, गोबर 6 इंच तक के डाला गया, और उसमें केचुओं को मिलाया गया, गोबर और हरे कचरे का परत है, और जूट के बोरे से ढक दिया गया। इस प्रकार से अब देखिए वर्मी पैड का किस तरीके का संरचना के रूप में दिखाया गया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जब वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग का इंपॉर्टेंट प्रजाति क्या है, जीव क्या है, वो है आपका केचुआ। तो इसलिए केचुए की उपयुक्त प्रजाति का भी चयन बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर तरह का केचुआ वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में सहायक नहीं होता है। ठीक है। बहुत लोग आप पूछ रहे हैं कि है केचुआ, तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए हम केचुआ की किसी भी प्रजाति को पकड़कर उसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उत्पादन दर और समय पर काफी प्रभाव पड़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग उत्पादन करने के लिए सतह पर रहने वाले केचुआ का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो केचुआ भूमि पर गहराई पर रहते हैं वह खाद्य उत्पादन करने में ज्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। इसके लिए लाल केचुआ, है ना, और अफ्रीकी केचुआ उपयुक्त माने जाते हैं। इन केचुओं को आपस में मिलाकर भी वर्मी कंपोस्ट किया जा सकता है। तो आए समझ में बातें? बिल्कुल। तो यही बात है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो अब आते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इस रिसे हुए पानी को ही वर्मी वाश कहते हैं। जो पानी वर्मी कंपोस्ट से रिसता है और धीरे धीरे जहां पर जमा होता है, इसी रिसे हुए पानी को वर्मी वाश कहते हैं। इसका उपयोग पौधे को स्प्रे द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने, पोषक तत्व देने के लिए होता है। तो ये भी एक जो पानी जो वेस्ट नहीं जा रहा है, उस पानी का बहुत सा उपयोग पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट में देने के लिए उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो मतलब जो भी हम इसमें उपयोग कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। टंकों के चारों ओर पतली नाली बनाकर पानी भर देनी चाहिए, जिस पर पानी भरे रहने से चींटियां टांके में प्रवेश नहीं कर पाती है। सूर्य के सीधे रोशनी व वर्षा से बचाव के लिए भी टंकों बेड के ऊपर छाया का व्यवस्था करनी चाहिए, अथवा इसके लिए छप्पर बना देनी चाहिए। तो इस प्रकार जिससे सूर्य की किरणें सीधे या वर्षा सीधे न आए। मैं इस फिगर्स में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप देख कर ये समझने का प्रयास करिए कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन कौन से मटेरियल उपयोगी है। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, ईक सेल्स हो गया, बनाना फ्रूट्स, कोई भी चीज हो गया, उसका छिलका हो गया, सब्जी का कतरन जो भी है, नट सेल्स हो गया, कॉफी टी हो गया, पेपर स्क्रैप्स वगैरह हो गया, कप बोर्ड हो गया, है ना, हाउस प्लांट्स हो गया, कोई भी यार्ड स्ट्रीमिंग या जो भी है, जितना भी तरह का पेड़ पौधे में उसमें ये इसको रखा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग है। परंतु ऐसे पदार्थ
जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में ना करें। जैसे साइट्रस ओनियन हो गया, फ्रूट्स हो गया, खट्टादार फ्रूट से इसके ऊपर क्या होता है कि केंचुआ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करने के बजाय केंचुआ उसमें मरने लगता है। क्योंकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केंचुआ जितना शरीर है उससे कई गुना ज्यादा वो पानी को लेता है ना। तो इसीलिए उसके ऊपर ये साइट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, जो खट्टादार पौधे जिसको कहते हैं, जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया, है ना, जो भी खट्टा ऐसा है, जो ओनियंस हो गया, प्याज हो गया, उसको उपयोग नहीं करते। डेयरी प्रोडक्ट भी इसके केंचुआ के लिए दुष्प्रभाव माना जाता है। प्रोडक्ट स्टिकर्स कोई भी हो गया, प्लास्टिक्स वगैरह, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। फैट्स और ऑयल्स जिसको हो गया, तेल वगैरह या कोई भी मक्खन, घी, ये सब चीजों को उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिग मीट्स और जो भी फिश बोन्स या स्क्रैप्स है, जो मछली वगैरह मीट, ये सब का, उसका भी प्रयोग वर्मी कंपोस्ट में नहीं करना चाहिए। डिजीज प्लांट, अगर कोई बीमारी से ग्रसित प्लांट है तो उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। मेडिकेशंस हो गया, दवा हो गया, बहुत से ऐसे केमिकल्स हो गया, वो सब का अगर कोई पदार्थ है तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग में करने के पहले हटा देना चाहिए। और कोई भी अन्य पशुओं के मल, गोबर के अतिरिक्त छोड़कर जो बेकार हो, उसको भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको केंचुआ नहीं लेता। एक सामान्य तौर पर आपको यह जानना चाहिए कि जब वर्मी कंपोस्टिंग तैयार होता है और तैयार होने के बाद जो कुछ समय लगता है, उसमें से जब केंचुओं को रखा जाता है तो 10-15 दिन तक वो स्ट्रेस में रहते हैं। वो स्ट्रेस में रहते हैं कि वहाँ की इन्वायरमेंट उसके अनुकूल नहीं होता है, और वो परेशान रहते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस में रहने के कारण लगता है कि अब सिचुएशन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे मरना पड़ सकता है, तो उस फिर सिचुएशन के साथ समझौता करते हैं, और धीरे धीरे 15 दिन बाद उसमें ग्रोथ करने की प्रक्रिया को अपना पार्टिसिपेशन करता है, और धीरे धीरे बाद उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्टिंग 1.5 से 2-3 महीना में तैयार होने का प्रोसेस लगता है। वर्मी कंपोस्ट और पोषक मान, इसको वैल्यू, जैसे क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं। तो अगर हम एक सामान्य तौर पर बात करते हैं 100 ग्राम की, उसमें तो उसमें कितना न्यूट्रिएंट हो सकता है, वो देखिए। नाइट्रोजन 0.5 से 1.5%, फास्फोरस की बात करते हैं 0.1 से 0.8%, पोटेशियम की बात करते हैं 0.15 से 0.73% के आसपास, जैविक कार्बन की बात करते हैं 9.5 से 13.5% के आसपास, कैल्शियम की बात करते हैं 1.18 से 7.61% के आसपास, मैग्नीशियम की बात करते हैं 0.093 से 0.568% होता है, जिंक की बात करते हैं 0.042 से 0.110% होता है, कॉपर की बात करें 0.0026 से 0.0048% के आसपास होता है, आयरन की बात करते हैं 0.2050 से 0.1331%। तो इस प्रकार से आप सामान्य तौर पर देखें, जो लगभग अगर हम 100 ग्राम की किसी पोषक तत्व में या देखते हैं या उस तरीके से, तो उसका कितना प्रतिशत उसके जो पोषक मान में है, या 1 केजी में देखते हैं, तो उस प्रतिशत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, जैविक कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब चीजों को इतना मात्रा में आपको मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो केचुआ खाद है वो उर्वरकों में महा उर्वरक है, और न सिर्फ इसके खेतों के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से आज का इस लेक्चर्स में हमने ये वीडियोस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे जैविक खाद को हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, और इसका उपयोग कैसे कैसे आगे बढ़ता है। इस वीडियोस के उपरांत अब हम आप लोग को, जो भी एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, हम लोग फील्ड पर चल रहे हैं, और इस फील्ड के दरमियान बहुत से ऐसे चीजों को, जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ आसपास में एक नंदिनी डायरी है मटियानी बोधगया के आसपास, और वहाँ इस वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर बहुत से राष्ट्रीय और स्टेट लेवल का बहुत सम्मान मिल चुका है। वहाँ बेहतर एक प्रयोगशाला भी है, और उसके एक्सपर्ट जो संतोष कुमार जी हैं, निदेशक हैं, उनसे अब हम लोग चल के चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और फील्ड में जाने के बाद उस वर्मी कंपोस्टिंग की एक्टिविटीज को समझेंगे। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, और वहीं पर हम लोग इस वीडियोज को समझते हुए वहां पर हम लोग शेयर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग फील्ड की ओर देखते हैं। ठीक।
हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है वो सेल आसानी से हो जाता है। जैसे एक ब्रांड हो गया है नंदनी डेयरी, नंदनी वर्मी कंपोस्ट, नंदनी नर्सरी, एक नाम से लोगों को जागरूकता है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा गलत नहीं है। मीथेन जो क्या होता है उसमें पावर होता है, गर्मी आता है और वो गर्मी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जा सकता है। तो वो क्या होता है कि पूरा पैक हो गया, ये अंदर से बाहर से प्लास्टर पन्ना कर देने से पूरा पैक हो गया, जिससे वो क्या हुआ अंदर तो गर्मी रह गया, ऊपर से केचुआ डालता है। देखो इसमें केचुआ है ना, नजदीक से आओ, वीडियो से इसको देखो। फिर अभी पकड़ दो उधर, ये देख लो, ये फोटोज इसको ले सकते हो तुम लोग, दिखा सकते हो। ठीक है सर। और ये केचुआ देखो इसमें ग्रो भी कर रहा है और इसमें वर्मी कंपोस्टिंग को बना भी रहा है। तो ये कितना दिन बाद ये तैयारी होगा? 15 दिन हो गया होगा। 15 दिन, मैंने 1.5 महीना हो गया है। ये 1.5 महीना, जैसे बताया ना कि जब गोबर डलाता है तो 10 दिन 15 दिन तक स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में रहने के बाद वो सोचता है कि क्या करे क्या ना करे। उसके बाद धीरे धीरे ये इसमें अपना ग्रो करता है, और ये मोस्ट फर्टिलाइज्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसी में ये पूरा जो मेड़ देख रहे हो ना, ये पूरा वर्मी कंपोस्टिंग का हमारा कितने दिन एक बार कितना पूरा ये अभी 1.5 महीना चल रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 1.5 महीना तैयार हो गया, सब तैयार हो गए। कितना दिन, ये जितना गोबर डाला हुआ है उस गोबर को डाला, पहला 10 दिन तक गोबर रखा, फिर उसके बाद ये मिलाया, 10-15 दिन तक स्ट्रेस बना। उसके बाद धीरे धीरे जब इसके इन्वायरमेंट में एडजस्ट किया, तब धीरे धीरे इसके बाद खाने लगा, मल मूल त्याग करने लगा, फिर खाने लगा, फिर ये करने लगा, और धीरे धीरे उसके बाद ग्रोथ होने लगा। फिर पूरा जो आप छोटा सा हॉल टाइप का देख रहे हो बना हुआ सीमेंटेड है, और ऊपर से ये डाल दिया गया पुआल वगैरह, ये बिल्कुल इसके इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग का ये मेथड्स हैं, जहाँ पर आज आप लोग प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं, ठीक है।